नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रक्तध्वज नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा के संबंध में बातचीत करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित नाटक रक्तध्वज भारतीय संस्कृति के आदर्शों, शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना तथा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें प्रमुख रूप से राजस्थान के मानगढ़ या मानगढ़िया कांड को चित्रित किया गया है। इस कांड में निर्दोष और निहत्थे हजारों भीलों के ऊपर गोलीबारी की गई थी। उनका दर्दनाक अंत इस नाटक में चित्रित हुआ है। किसी भी नाटक का मूल्यांकन जब हम करते हैं तत्वों के आधार पर, तो उसमें हम कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखकर करते हैं, जिसमें पहली चीज है कथावस्तु। कथावस्तु के ध्यान में रखकर यदि हम देखें तो इस नाटक में गोविंद स्वामी को नाटककार ने भीलों के मसीहा के रूप में चित्रित किया है। भीलों को सम्मानपूर्वक जीने का संदेश दिया है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की। उसने एक समाज सेवी और चेतना जागरण के कार्य किए। यह देखकर रजवाड़ों की चिंता बढ़ गई। वे सोचने लगे कि ये भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि निर्दोष और निहत्थे भीलों पर गोलीबारी की गई। देखते ही देखते हजारों भील वहीं ढेर हो गए। मानगढ़ के इतिहास की यह प्रसिद्ध घटना है, और रक्तध्वज नाटक अपने आप में इसी घटना को लेकर चला है। कथानक की शुरुआत रुकाश्या के गीत से होती है। फिर गोविंद स्वामी भील पात्रों के बीच उपस्थित होकर उन्हें बेगार न करने संबंधित बात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इसका विरोध घृणा के साथ न करके प्रेम के साथ करना चाहिए, और इस प्रकार गोविंद स्वामी का भील जाति के जागरण और समाज सुधार के कार्य में योगदान देखकर अंग्रेजी सरकार को अच्छा नहीं लगा। वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि कर्नल शट्टन ने डूंगरपुर के दरबार में गोविंदगिरी के समर्थकों को देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार होने वालों में नाहर सिंह और भूरिया भी थे। अंग्रेजों ने अपनी चाल चलकर जयसिंह और दौलत सिंह के सहयोग से राजमाता को अपने साथ मिला लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजमाता और महारावल अपने अधिकार और शक्ति से रहित होकर केवल नाम मात्र के ही रह गए। महाराज विजय सिंह को मेयो कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, और शासन को रीजेंसी काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों के हाथ में जब शासन आ गया तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे पहले किया वह किया गोविंदगिरी की गिरफ्तारी का, और गोविंद स्वामी को जयसिंह और दौलत सिंह के सहयोग से गिरफ्तार करके गदरा गांव के थानेदार की हत्या का अभियोग उन पर चलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। नाटक का कथानक बहुत रोचक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कथा वस्तु कथा भेद के अनुसार मिश्र भेद के अंतर्गत रखी जा सकती है। कथा की समस्त विशेषताएं इसमें परिलक्षित होती हैं। नाटक की कथा एक सूत्र में बंधी हुई आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए वस्तु संगठन की दृष्टि से रक्तध्वज नाटक एक सफल और प्रभावी नाटक है। अब बात करते हैं हम पात्रों या चरित्र चित्रण की। तो रक्तध्वज नाटक में कुल पात्रों की संख्या यदि हम देखें तो 26 पात्र हैं, और पात्रों के वर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो पात्रों को 2 भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पात्रों में राजमाता, महारावल, विजय सिंह, कर्नल शट्टन इत्यादि आते हैं, जो अपने षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों से गरीबों का शोषण करते रहते हैं। शोषित वर्ग के रूप में भील जाति के पात्र आते हैं, जिनमें दीत्या, रुकाश्या, गणेशा, सुवान ये पात्र प्रमुख हैं।
इन्हीं पात्रों के मध्य गोविंद स्वामी भी एक ऐसे पात्र के रूप में उभर कर सामने आता है जो भील जाति का उत्थान करने का उद्देश्य लेकर चला है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधने चला है। और उसकी समस्त कार्यशैली अहिंसा पर आधारित है। उसका बढ़ता प्रभाव देखकर हिंसक मनोवृत्ति से पूरित कर्नल शटन उस पर झूठा अभियोग चलाता है और उसे मौत के घाट उतरवा देता है। लेकिन गोविंद स्वामी भीलों के हृदय में एक मसीहा के रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस नाटक में कुछ पात्र ऐसे हैं जो प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए इस नाटक से जुड़े हैं, जो समय और स्थिति के अनुकूल कुछ समय के लिए रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। इस नाटक में 16 पात्र तो ऐसे हैं जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और पात्रों का चरित्र चित्रण नाटक में बहुत खूबी के साथ हुआ है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से एक सफल नाटक के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वह है कथोपकथन या संवाद। अपना महत्वपूर्ण स्थान संवादों का नाटक में होता है, इसीलिए संवादों को नाटक की आत्मा भी कहा गया। संवादों के माध्यम से नाटक की कथा को आगे बढ़ाने में, उसको गति प्रदान करने में सहायता मिलती है और पात्रों के चरित्र की विशेषताएं भी इससे उजागर होती हैं। रक्तध्वज नाटक की बात करें तो इसके संवाद भी कथा को गति देने वाले, पात्र के चरित्रों को उजागर करने वाले, रोचक, अभिनय आदि गुणों से संपूर्ण है। संक्षिप्त हैं संवाद, जिज्ञासा और रहस्य से परिपूरित हैं, लेकिन इतिहास के कथानक से संबद्ध होने के कारण कहीं कहीं संवाद थोड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन लंबे होने के बाद भी रोचकता और सहजता से परिपूर्ण अपने उद्देश्य कथन में भी सक्षम है। उदाहरण के लिए दित्या और सुबान का एक संवाद मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें दित्या कहता है कि हम सम्मान से औरों की तरह रहे, मिलकर रहे, जंगल में पशुओं की तरह क्यों रहे। तो सुबान का कहना है ये तो ठीक है, पर दित्या कहता है पर क्या। सुबान का कहना है क्या हम ऐसे रह पाएंगे, क्या ये ऊंची जाति वाले हमें बर्दाश्त कर सकेंगे, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा उठना बैठना, नेम धर्म पालन करना, पूजा पाठ करना, सब कुछ उनका जैसा क्या संभव होगा। और देखिए दित्या और सुबान के ये संवाद कितने सहज रूप से हमारे सामने रखे गए हैं, जो कि एक रोचकता को भी हमारे सामने उत्पन्न करते हैं। यदि भाषा शैली की बात करें तो रक्तध्वज नाटक की भाषा पात्रानुकूल है और इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन सभी भाषाओं की शब्दावली को सहज रूप में प्रयोग किया गया है। ग्रामीण पात्रों के माध्यम से ग्राम्य भाषा की शब्दावली को सहज रूप में नाटककार ने हमारे सामने रखा है, और वहीं जब उच्च वर्ग के पात्रों की भाषा की बात है तो तत्सम और विदेशी शब्दावली से युक्त भाषा हम देख पाते हैं। भाषा में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता है जो कि सर्वत्र विद्यमान है। मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग भाषा में वे करते हैं। नाटक की शैली प्रवाहपूर्ण है, रोचक है और एक श्रेष्ठ नाटक होने का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से उद्देश्य की यदि हम बात करें तो रक्तध्वज नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस संबंध में मेरा एक और वीडियो मैं पूर्व में जारी कर चुका हूं। नाटककार ने इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य जो भेद है और भेद से बनी हुई जो खाई है उसे पाटने का प्रयास किया है। उन्होंने गोविंद स्वामी के माध्यम से निम्न वर्ग में सम्मान से जीने की चेतना जागृत की है और उन्हें यह भी बताया है कि वे भी उच्च वर्ग के समान अपना जीवन यापन करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि वे भी इंसान हैं और इंसानियत के नाते उन्हें शोषण से मुक्त होकर और अहिंसा का पालन करते हुए विरोध करके अपना जीवन जीना चाहिए। समाज में सभी को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है
इसके साथ ही नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर का एक उद्देश्य और भी रहा है, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मानगढ़ कांड को आधार बनाते हैं और निम्न वर्ग में स्वाभिमान और स्वतंत्रता के भाव को जगाने का काम करते हैं। रक्तध्वज आज के वातावरण में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर रहकर और संगठित होकर जीने की प्रेरणा भी देता है। अब यदि हम इस नाटक की अभिनेता की बात करें, क्योंकि नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व अभिनेता भी है, तो अभिनय की दृष्टि से भी रक्तध्वज एक संपूर्ण नाटक है। नाटक की कथावस्तु 3 अंकों और 13 दृश्यों में विभक्त की गई है। रंगमंच पर बड़ी सहजता के साथ हम इसे मंचित कर सकते हैं। इसका कथानक संक्षिप्त है, संवाद पात्रानुकूल है, भाषा शैली सरल है और प्रवाह युक्त है। घटनाओं को इस क्रम से प्रस्तुत किया गया है कि इसमें रोचकता आदि से लेकर अंत तक बनी रहती है। यद्यपि इसमें कुल 26 पात्र हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका के रूप में हम देखें तो 8 या 9 पात्र ही सामने उभर कर आते हैं, जिनके माध्यम से इस नाटक का सहज प्रदर्शन रंगमंच पर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार अभिनेता की दृष्टि से भी यह नाटक एक सफल नाटक है। देश काल और वातावरण की दृष्टि से यदि देखें तो रक्तध्वज नाटक 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय की घटनाओं पर आधारित नाटक है। इसलिए इसमें तत्कालीन वातावरण की सृष्टि बहुत सहजता के साथ नाटककार ने प्रस्तुत की है। उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव छाया हुआ था। अंग्रेजों के इशारों पर रियासतों का शासन चलता था। नाटककार ने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की झांकी हमारे सामने रखी है। उस समय उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच एक भेदभाव की दीवार खड़ी हुई थी। उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण ही नहीं करता था, बल्कि उन पर अन्याय और अत्याचार भी करता था। उनकी जीने की प्रबल भावना को निर्धनता के आधार पर दबा दिया जाता था। ईसाई लोग भी धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए थे। वे जबरन हिंदुओं का धर्म भी परिवर्तन करवा देते थे। इन तमाम तत्कालीन विसंगतियों का चित्रण रक्तध्वज नाटक में हुआ है और जन जागरण की महती आवश्यकता को देखते हुए गोविंद स्वामी को निम्न वर्ग यानी भीलों के मसीहा के रूप में हमारे सामने रखकर देश काल और वातावरण की सृष्टि बहुत सहजता के साथ राजेंद्र मोहन भटनागर ने अपने इस नाटक में की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रक्तध्वज नाटक तत्वों की दृष्टि से एक सफल नाटक है। कोई भी दृश्य विधान हमें यहाँ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसको अभिनीत न किया जा सके। कथा में रोचकता है, पात्रों में विश्वसनीयता है और स्थिति को पूरी तरह से निरूपित करने में भी नाटककार सफल सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार नाटक के सभी तत्वों के आधार पर हम रक्तध्वज नाटक को एक सफल नाटक कह सकते हैं। धन्यवाद।